हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई थी। इसके पीछे थोड़े से कुछ रीजंस थे हमारे, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ आपसे कि हमारी जो चैप्टर वाइज सीरीज थी वो कंटिन्यूसली चलेगी अब। बाकी इससे अलग हम एसएससी सीजीएल के मेंस के लिए भी कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो डायरेक्ट आते हैं वो लेके आएंगे। साथ के साथ उसकी रोज़ की एक वीडियो हम डालते रहेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इस टाइम एमटीएस वालों के एग्जाम्स चल रहे हैं 5 तारीख से, तो उनको बेस्ट ऑफ लक सभी को जिनके एग्जाम्स आने वाली डेट्स में है। और उन्हीं को देखते हुए मैं आज क्या है कि जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में लास्ट ईयर 22 तारीख को सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, तो उसी का मैं मैथ का यहाँ पे पेपर लेके आया हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। उसको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे होगा क्या कि जो बच्चे जिनके एग्जाम्स आने वाली शिफ्ट में हैं, आने वाली डेट्स में हैं, वो इसको देख के जाएंगे। तो हो सकता है यहाँ से उनको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अच्छा सा मिल जाए और पेपर में उनके डायरेक्टली यूज हो जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सब कुछ। फिर से काफ़ी टाइम हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? x इज द ग्रेटेस्ट नंबर y विच व्हेन 2460 2633 एंड 2806 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम। अगर हम 2460, 2633 और 2806 को x से डिवाइड करते हैं, और x क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है। एक x ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, इन तीनों को डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक, मैं फिर से बता दूं, एमटीएस का सबसे टफेस्ट शिफ्ट का मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर लेके आया हूँ, तो इसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, 3 नंबर दे रखे हैं, इनको जब हम एक्स से डिवाइड लगाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि रिमाइंडर सेम रहता है। ठीक, जैसा कि आप ये समझ लीजिए 2460 हमने एक्स से डिवाइड लगाया तो कुछ रिमाइंडर आया सेम। इस तरीके से इसको भी एक्स से डिवाइड लगाएंगे, इसको भी एक्स से डिवाइड लगाएंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका फुल कॉन्सेप्ट मैंने एस सी एफ एलसीएम वाली वीडियो में समझा दिया था। एस सी एफ का कॉन्सेप्ट लगता है, पर इसको करते कैसे हैं अभी के लिए आप इसके अप्रोच देख लीजिए। इसको करते कैसे हैं, हम तीनों नंबर लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और इनके बीच का क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले दो नंबर्स के बीच का जब हम डिफरेंस लेंगे तो 3 में से 0 जाएंगे, 3 बचेंगे, 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेंगे, और 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेंगे, यानी कि 173 क्या आ गया? पहले दो नंबर्स का डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से लास्ट के दो का भी ले लो, उनका लोगे, 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे, 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेंगे, और 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेंगे। तो हमारे पास दो नंबर आ गए 173 और 173। यहाँ डिफरेंस के बाद हमारे पास जो नंबर आते हैं इनका हम क्या लेते हैं? एस लेते हैं, और एस लेने के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वही हमारा क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा जो उसने पूछा है। तो 173 और 173 का एस क्या हो जाएगा? अपने आप 173 ही हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो एस वाली आप वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी आप ये कॉन्सेप्ट मतलब ये समझ सकते हो कि किस तरीके से हुआ है। अगर एग्ज़ाम के अंदर आपके आता है तो आपको ऐसे ही करके आना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, और इसको पढ़िए। यदि तीसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपये है। इसने थर्ड ईयर में क्या दे दिया? थर्ड ईयर में 3600 रुपये ऐसा ही दे दिया थर्ड ईयर का। ठीक, ये कह रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ ईयर का सी आई दे दिया था। फोर्थ और फिफ्थ ईयर का जो सी आई होगा उनके बीच का डिफरेंस हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए देखिए हम ये करेंगे, अगर मैं आपको डायरेक्टली इसको एक लाइन में ख़त्म करना चाहूँ तो वो ये हो जाएगा, 3600 थर्ड ईयर का हो गया, इस पर हम 108% लगा देंगे, तो हमारा ये नेक्स्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर का हो जाएगा। और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के डिफरेंस क्या होगा? अगर हम इसका भी 8% निकाल दें तो हमारा ये फिफ्थ ईयर और फोर्थ ईयर का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। इतना काम करना था बस इसके अंदर। बाकी इस क्वेश्चन को आप और किसी तरीके से करने की कोशिश करोगे तो इट में भी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अभी समझा दूंगा मैं, 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3600 इंटू 108/100 और इंटू 8/100, तो 2 जीरो से तो ये 3600 वाले 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या रह गया? 36 108 इंटू 8 और अपॉन में 100 रह गया। ठीक, अब अगर हम देखो कैलकुलेशन को भी कैसे सॉर्ट करते हैं, 8 और 108 के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 864 आ जाएगा, इंटू 36 और अपॉन में 100 रखा हुआ है। अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से 100 को भी, यहाँ से मैं 100 को हटाऊँ तो यहाँ पे इसको क्या बनाना पड़ेगा?
नट पेन का कलर कुछ ज़्यादा ही फिक्का हो गया, ब्लैक भी नहीं चलेगा शायद, येलो ही लेना पड़ेगा। हमारी स्लाइड इस तरीके की बनी हुई, चलो ग्रीन ट्राई करते हैं। अगर 100 को उठाएंगे तो ऊपर डेसिमल लग जाएगा, 8.64 हो जाएगा ये। ठीक, अब मेरे पास 36 है और इसके मल्टीप्लाई में इस 8.6 को मैं अगर 8.5 ले लूँ तो मेरी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या होगी मेरी, थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं आसानी से कर सकता हूँ। 36 अट्ठे कितने होते हैं, 288 होते हैं। और 36 पंजे कितने होते हैं, 36 फाइव्जा कितने होते हैं, 180 होते हैं। लेकिन डेसिमल लगा हुआ है तो 18 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे 8 और 8 16 हो जाएंगे, 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये हमारा 306 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर आएगा 306 से बड़ा आएगा, 306 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, स्लाइटली ग्रेटर रहेगा इससे। वो क्यों रहेगा, क्योंकि 8.6 था, 8.6 का हमने 8.5 बनाया था, वैल्यू को हमने पहले ही छोटा करके लिया था। अगर हम थोड़ी सी वैल्यू इसकी 8.6 लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मुझे एक बात बताओ, 288 नहीं हो सकता, 304 306 से भी छोटा है, नहीं हो सकता। 335 बहुत बड़ा हो गया, अकेला हमारे पास क्या बचा, 311 बचा। ठीक, तो कैलकुलेशन को भी इस तरीके से हम आसान कर सकते हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, हमने ये जो 108% और 8% लिया है, क्यों लिया है, इसको समझ ही देखिए। आसान भाषा में देखिए, मैंने जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था उस टाइम पे भी 10% वाले आपको काफ़ी चीज़ें लिखवाई थी कि 10% पे आप ये चीज़ें याद करके जाइए। अगर हम 10% रेट ले लें, ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 133.1 हो जाएगा। ठीक, अब इनके बीच का गैप देखिए आप कितना है, 10 है। इनके बीच का गैप देखिए कितना है, 11 है। और इनके बीच का गैप देखिए कितना है, तो 12.1 है। मुझे ये बताइए, जो पहले साल का और दूसरे मतलब पहले साल का हमने क्या लिया था, अमाउंट को देखें और प्रिंसिपल को देखें, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस है 10, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल था उसका 10% हो गया। नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर का हमारा जो अमाउंट था वो तो 110, और नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, 121 हो गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 11 है, जो कि 110 का कितना परसेंट है, 10% है। तो सीआई इस तरीके से काम करता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हमारे बीच का जो डिफरेंस आता है, क्या आता है, हमारा जो इस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी का उतना परसेंट आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एज ए प्रिंसिपल काम करेगा। इसीलिए तो हमने 110 का 11% 10% निकाल के 11 ऐड कर दो, या फिर 110 का आप क्या करोगे, इनके बीच का डिफरेंस देख ही रहोगे कि 11 आ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 121 अमाउंट था लास्ट ईयर वाले के लिए, लेकिन अब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसी तरीके से फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, ये 133.1 हो जाएगा, क्योंकि 121 का 10% कितना होता है, 12.1, और वही इनका डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, जो हमारा ये आया है फोर्थ ईयर का, ठीक है, थर्ड ईयर का हमारा जो इस टाइम पे अमाउंट रखा हुआ है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 13.31 हो जाएगा। अगर इसका 13.31 इसमें हम ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ ईयर का अमाउंट भी आ जाएगा। ये वाला हमारा एज ए प्रिंसिपल काम करने लगेगा। आई होप जो मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ आ गई होगी। इसलिए हमने क्या किया था, थर्ड ईयर का हमारे पास था 3600, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने 8% पीछे से कैलकुलेट करते हुए नहीं लाए, फोर्थ ईयर के लिए हमने क्या किया, उसी का 108% निकाल दिया। ठीक, और उससे नेक्स्ट ईयर के अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस उससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये देखिए डिफरेंस जो मैं आपको दिखा रहा था कि 10% किसका आ रहा है, 10% जितना परसेंट हमारा रेट था स्टार्टिंग में, इनिशियली रेट जितना था, तो डिफरेंस भी उनके बीच का उतने ही परसेंट चल रहा है। तो फोर्थ ईयर का तो हमारा ये फोर्थ ईयर का अमाउंट हमारा कितना आ गया, इतना हो गया। लेकिन फिफ्थ ईयर के लिए ये एज ए प्रिंसिपल काम करेगा, इसीलिए इसका अगर हम 8% निकाल दें तो क्या होगा, हमारा डिफरेंस आ जाएगा फिफ्थ और फोर्थ ईयर का। यही हमने उस क्वेश्चन के अंदर किया है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और बाई चांस नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
नहीं तो टेलीग्राम का आपको पता ही है, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम के, वहाँ पे आप आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ₹X की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ₹22 की दूसरी राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का 2 गुना है, तो इनमें से कौन सा सत्य है? कुछ नहीं, सिंपली अपना क्या करते हैं, हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं इसने जैसा जैसा हमको दे रखा है। ₹X है, 6% की दर है, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए दे रखी है, ठीक है। ये किसके बराबर दे रखी है इसने? ₹22, ठीक। 9% की राशि है और 3 सालों की बात चल रही है, और ये इस वाली का जो है पहली वाली का 2 गुना हो गया है, तो 2 गुना भी इसको कर देते हैं। बस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, डायरेक्ट एस प्लस में मत कर देना, कहीं कभी धोखा खा जाओ। 6 दूनी 12 होते हैं, और एक मिनट, गलत लाइन खिंच गई है। 6 ही यहाँ पे 6 ही डिवाइड होगा, 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। इस 2 से हम 9 को डिवाइड कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 4.5 आ गया। ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। 12 संख्याओं का औसत 18.5 है, 18.5 है। स्टार्टिंग की जो 6 नंबर है उनका 16.8 है, और लास्ट 7 जो है 17.4 है। अगर 6 नंबर की जो हमारी एक वैल्यू थी उसको हटा दिया जाए, तो बची हुई जो रिमेनिंग 11 संख्याएं हैं, 11 नंबर्स हैं हमारे पास, 11 नंबर्स हैं, उनका औसत क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। दरअसल होता क्या है, आपने मोस्टली क्वेश्चंस देखे होंगे कि स्टार्टिंग की 6 दे दी और लास्ट की 6 दे दी, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ तो हम आसानी से कर लेते हैं। फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 लिख के पूरा अच्छे से समझाता हूँ। 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारे पास नंबर हैं थे, ठीक। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। स्टार्टिंग की 6 का कितना दिया है इसने? स्टार्टिंग की 6 का दिया है 16.8, और लास्ट के साथ में होगा क्या, ये पहली वाली 6 भी इंक्लूड हो जाएगी, और लास्ट के 6 नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। कौन कौन से? 7 8 9 10 11 12, 6 तो वो हो गए, और एक 6 अपने आप में खुद, तभी तो लास्ट के 7 कहलाएंगे। ये कितना है? 17.4। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर किसी पे हम ये मान लेते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के 6 का इसने 16.8 हमको एवरेज दिया हुआ है, तो हम कह देंगे कि इसके पास भी 16.8 है, इसके पास भी 16.8 है। स्टार्टिंग के 6 वालों के पास, हर किसी के पास 16.8 है। इसी तरीके से लास्ट जो 7 दे रखे हैं इन्होंने नंबर्स, उनका भी हम क्या कह देंगे? 17.4 17.4 17.4 ईच। लेकिन इन 6 को देखें हम, और स्टार्टिंग के 6 को देखें, ठीक है, तो हमारी संख्या क्या थी? ये पूरी हो रही थी, 12 के 12 हमारा एक कंप्लीट कर रहा था। ऐसे देखिए आप, 6 तो स्टार्टिंग के हमारे, 6 इंटू 16.8, स्टार्टिंग के 6 का सम आ गया, प्लस अगर इसमें हम कर दें लास्ट के 6, एक मिनट, इसमें हम लास्ट के 6 कर दें 17.4, 7 8 9 10 11 12 जोड़ दिए हमने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 12 नंबर्स का टोटल का आ गया, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 18.5, क्योंकि इसने इनिशियल दे रखा था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास एक 6 फालतू भी है लास्ट के 7 वाले में, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको हम 17.4 को अलग से ले लेते हैं। अब हमारा कौन सा नंबर है? 6 नंबर लिया है, तो इधर भी हम 6 नंबर को एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ अगर हम 6 कॉमन ले लें तो 16.8 और 17.4 कितना हो जाएगा मिलके? 17 16 33 और एक 34.2 हो जाएगा, प्लस 17.4 बराबर 12, और 12 या 5 60, 6 कैरी हो जाएंगे, 12 8 96 और 6 102, 10 कैरी, 12 1 12 और 2 10, ये 222 बन जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, प्लस 6 नंबर। सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें निकालने के लिए हमें रिमेनिंग 11 का बताना है, तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? 6 नंबर भी होना चाहिए, उसके अलावा हम 11 का नहीं निकाल सकते। उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 चौके 24 और एक 25, और 6 18 और 2 20, 205.2 प्लस 17.4 बराबर 222 प्लस 6 नंबर। यहाँ से 6 नंबर की अगर हम वैल्यू की बात करें, तो 6 नंबर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी?
205 और 17, 232.6, 232.6 में से अगर हम, सॉरी 222.6, 222.6 में से 222 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6। तो छठा नंबर हमारे पास कितना आ गया, छठा नंबर, सिक्स नंबर कितना आ गया, 0.6 आ गया। बस अब हमारा काम खत्म हो गया, हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब वो कैसे, एक चीज़ ये देखिए, सिक्स नंबर हमारे पास आ गया, सिक्स को हटाना है, रिमेनिंग 11 का हमको बताना है। टोटल का कितना दे रखा था इसने, 18.5 दे रखा था। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब सबका 18.5 दे रखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि हर किसी के पास 18.5 है। लेकिन हम कहाँ पे धोखा खा गए, सिक्स नंबर में धोखा खा गए। सिक्स नंबर दरअसल 0.6 एक्चुअल वैल्यू है उसकी, और हम कितना मान के चल रहे हैं, 18.5 मान के चल रहे हैं। अगर हम देखें कितना फालतू लिए बैठे हैं हम, तो इसमें से आप घटाओगे तो ये 17.9 आ जाएगा। यानी कि 17.9 क्या है, फालतू है। किसके एवरेज से, सबके एवरेज से। 18.5 तो 11 का है ही, 11 जो नंबर बचे हैं, सॉरी 11th नहीं, 11th नहीं होगा ये, जो 11 नंबर बचे हैं उनका 18.5 तो होगा ही होगा, प्लस 17.9 जो बची हुई रिमेनिंग एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है हमारे पास, इनको भी आप 11 में डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, 11 कम 11 कितने बचे, 6, 69 हो गया 0.6। तो 18.5 और 1.6 को जब आप ऐड करेंगे तो 20.1 के हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसा कुछ बड़ी चीज़ मैंने इसमें नहीं समझाई है, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने 12 नंबर लिख लिए थे अपने, ठीक है। 12 में से हमको पता था कि स्टार्टिंग के 6 का दे रखा है और लास्ट के 7 का दे रखा है, तो उसमें 6 दो बार इंक्लूड हो गया। उस 6 को हमने अलग से लिख दिया, उसकी जो लास्ट वाली एक वैल्यू थी 17.4 उसको भी हमने अलग से लिख दिया। बस बचे हुए 12 का तो उसने दे ही रखा था, और इन 12 को इक्वेट करने के लिए हमने 6 का एक एक साथ ले लिया, स्टार्टिंग के 6 का और लास्ट के 6 का। यहाँ से ऐसा करने पे हुआ क्या, हमारे पास सिक्स नंबर की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आई है वो, 0.6। अब हम मान के कितनी चल रहे थे, सिक्स की उसने स्टार्टिंग में दिया हुआ था 18.5, 0.6 उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो दरअसल डेप्रिशिएशन कितना आ रहा है इसमें, 17.6 का आ रहा है, तो 17.9 का आ रहा है। 17.9 कहाँ पे जाएगा, बचे हुए 11 हैं उनके पास, सब में बराबर बराबर बट जाएगा, और हमारा आंसर 20.1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Amit bought an article of 4 rupee 310 and sold it at loss of 25%. With this money, he bought another article and sold it at a gain of 40%. What was his overall gain or loss percent? जब हमको परसेंट बताना है तो हमको इस 310 की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, नो नीड की, कोई भी हमको नीड नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसका हम, मान लीजिए 100 नंबर है हमारा, 310 की जगह मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये थे, 25% की हानि पे इसने किसी को बेचा है। 25% की हानि पे बेचने का मतलब 75 का बेचा है, ठीक। अब इसके पास तो 75 रुपीज़ हैं, अब इसने 70 एक वस्तु और खरीदी, और इस वस्तु को 75 के 40% का उस पर प्रॉफिट लेके बेच दिया। तो 75 का 40% कितना होगा, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, यानी कि 30 हो जाएगा। तो 75 में 30 जोड़ देंगे तो 105 क्या हो जाएगा, उसके पास 105 रुपये आ गए। 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लाया, 75 की उसको बेच दी, 75 रुपये उसकी जेब में है। अब इस 75 रुपये से उसने कुछ और खरीदा, लेकिन अब थोड़ा सा होशियारी दिखा के उसने लॉस में ना बेचते हुए 40% का प्रॉफिट लिया, तो 105 रुपये में बेचा उसको। दरअसल एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या है, 100 की चीज़ उसकी आज कितनी, 100 वाली वैल्यू कितनी होगी, 105 हो गई, यानी कि 5% का उसको गेन हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात, ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3:7 है। एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, वे एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 14 डेज। अगर दोनों मिलकर करें तो वो 14 डेज में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बी ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद वह चला गया। बी ने केवल 8 दिन तक काम किया है और ए ने बाकी का काम किया है। अब देखिए कंडीशन थोड़ी सी ऐसे बनी हुई है, ये हमारा टोटल काम करने का एक, इनका ये मान लीजिए पाथ है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग के 8 दिन तक तो दोनों लगे रहे, यहाँ पे तो 8 दिन स्टार्टिंग के दोनों लगे रहे। समझाने के लिए कर रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन बाद में यहाँ से हुआ क्या है, यहाँ से बी छोड़ के भाग गया, तो ए फिर भी लगा पड़ा है। बी ने पूरा काम कंप्लीट किया है। तो आप ये देखिए
कि टोटल वर्क दरअसल था कितना, टोटल वर्क की हम बात करें तो ये 14 डेज में क्या कर सकते थे, उस काम को टोटल कर रहे थे 14 इंटू इनकी इफिशियंसी कितनी है, 3:7 है। यानी कि ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 3:7 है। तो 14 इंटू दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 7 और 3 10 काम कर रहे होंगे, 10 काम कर रहे होंगे। तो 14 दिनों में कितना करेंगे, 140 करेंगे। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया कि 140 टोटल वर्क है। अब बी ने काम स्टार्ट किया है और 8 दिनों में छोड़ के भी चला गया। तो बी ने दरअसल काम कितना कर दिया 8 दिनों में, 8 डेज इंटू इफिशियंसी बी की कितनी है, 7 है। 8×7 = 56 काम बी ने कर दिया है। अच्छा ये थोड़ा सा हम गलत लिख गए हैं, ये दोनों ने नहीं किया, ये बी ने किया है बस। इनिशियल 8 डेज में बी ने किया है और बाद में ए ने किया है। तो ये कह रहा है कि ए ने उस काम कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट किया, ए का बताना है। तो बी के 8 दिन का काम 56 आ गया। दरअसल हमारे पास काम बचा कितना, इसको आप जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 84 वर्क अभी भी रिमेनिंग है, उसको करेगा कौन, ए करेगा। एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। तो 84 को करने के लिए 3 से डिवाइड लगा दोगे, 28 डेज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। फिर से समझा देता हूँ। इफिशियंसी 3 और 7 थी, टोटल वर्क हमारा 7 और 3 10, यानी कि एक दिन में 10 काम कर रहे हैं और भी 14 दिनों में 140 करेंगे। इसी तरीके से बी की बात करें, बी ने इनिशियल 8 डेज में काम किया है। 8 डेज में उसने कितना काम किया, 7 इफिशियंसी के साथ 56 काम कर लिया। तो काम कितना रिमेनिंग रह गया हमारा, काम रह गया हमारा 84 रिमेनिंग। इसको कौन करेगा, इसको ए करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 84 काम को करने में कितने दिन लेगा, 28 दिन लेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखिए टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए हैं। एक चीज़ का ध्यान और रखिए कि एमटीएस वाले या कोई भी हो, एसएससी का जब से टीसीएस आई है तो इनका पैटर्न लगभग लगभग सेम है। तो आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं और आ रहे हैं। 5 तारीख का एग्जाम हो चुका है एमटीएस वालों का। प्रिपेयर होके जाइए कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने के लिए। और स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने सीजीएल के ऊपर डाली हुई है, तो आप उसको देख के जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ए और बी एक निश्चित कार्य को 24 और 42 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और एक्स दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ गया और काम को पूरा होने में 20 दिन लगे हैं। देखिए ये मान लीजिए 20 दिन का पूरा वो है इनका, यहाँ से यहाँ तक पूरा काम कंप्लीट हो गया 20 डेज में। लेकिन यहाँ तक तो केवल ए कर रहा था, स्टार्टिंग के जो एक्स दिन थे वहाँ कौन कर रहा था, ए कर रहा था। तो बाद में यहाँ से एक्स दिनों के बाद बी ने भी ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि ए तो ऐसा रहा ना कि ए तो स्टार्टिंग में लगा तो एक्स दिन भी काम किया, बाद में बी आ गया तब भी किया इसने। तो ए ने तो 20 के 20 दिन काम किया है। ए ने दरअसल काम कर कितना कंप्लीट लिया, ए ने काम कितना कंप्लीट कर लिया, 20 दिन इसने काम किया है और उस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 5/6, यानी कि 5/6 काम कंप्लीट किसने किया है, केवल और केवल किसने, ए ने किया है। तो काम रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग रह गया 1/6। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम कि 6 क्या है, टोटल वर्क है। तो ए ने कितना किया है, 5 किया है। ठीक है, इसको भी अगर हम हटा दें, 6 टोटल वर्क था, ए ने 5 काम कर दिया, तो बी कितना काम करेगा, बचा हुआ एक काम कौन करेगा, उसको बी करेगा। ठीक, या फिर इसको 1/6 तो हमको कहना पड़ेगा, 1/6 बचा हुआ है। किसी काम को कंप्लीट कितने दिनों में कर लेता है बी, 42 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक, 42 दिन में कंप्लीट कर लेता है। टोटल काम है कितना, 6 है, यानी कि 6 काम को वो 42 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो एक काम और करवाना है उससे हमको, एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो 42/6 यानी कि 7 दिन लगेंगे इसको एक काम को कंप्लीट करने के लिए। देखिए 6 टोटल काम था, 6 में से 5 काम किसने कंप्लीट कर लिया, ए ने कर लिया। बचा कितना, एक काम बचा हुआ है। एक ही काम तो बी ने किया होगा। तो इस एक काम को हम देखें कितने दिन लगे हैं बी को, तो बी को लगे हैं 7 दिन, क्योंकि टोटल काम हमने अगर 6 माना है तो 6 काम को करने के लिए 42 दिन लग रहे थे, एक को करने के लिए 7 दिन लगेंगे। बाद के दिन जो हैं ये जितने दिन बी ने काम किया है ये हमारे पास आ गए कितने, 7 डेज। स्टार्टिंग के एक्स डेज कितने होंगे, 20 में से 7 को घटा दोगे तो 13 दिन हमारे इनिशियल वाले आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 दिन आ जाएगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं।
what goes a distance of 4 kilometer upstream in 2 hours and the same distance downstream in 20 minutes. How long it will take to complete 10.5 किलोमीटर in still water? स्टिल वाटर में आप मान लीजिए स्पीड x और हाँ स्ट्रीम की स्पीड मान ली y, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें, पहले अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अप स्ट्रीम की हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 4 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर रही है, यानी कि 2 की स्पीड होगी क्या, अप स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, प्लस हो जाएंगे x प्लस वाई हो जाएगा, और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे, या फिर 12 एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। इनको जोड़ दीजिए, बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x बराबर 14 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। यही तो उसने पूछा था हमसे कि स्टिल वाटर में 10.5 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बोट की हमारी स्पीड कितनी आ गई, स्टिल वाटर में 7 आ गई, बस टाइम पूछ रहा है। डिस्टेंस कितनी है, 10.5 चलानी है, अपॉन स्पीड कितनी है 7, 7 ही कम 7 और 7 पंजे 35, 1.5 घंटा आ जाएगा आंसर हमारा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 882 रुपये, इसे 806 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है। यदि 4% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य, अच्छा वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। सीपी से एमपी का हमको ये बताना है, कितने परसेंट पे इसको कित मूल्य इसके ऊपर डाला था। मुझे एक बात बताइए, 4% की हानि हो रही है, और ये 4% की हानि हो रही है, और हम 100% सीपी माने तो सेलिंग प्राइस 96% हो गया, ठीक है। 96% की वैल्यू उसने 806.40 दे रखी है, तो 100% की सीपी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपॉन क्या रख देंगे, 96 और इंटू 100 के 2 जीरो हटा दो डेसिमल के साथ, तो हमारे पास कितना रह गया, 80640 अपॉन 96, 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 से इसको काटते हैं तो 12 छक्के 72, 72 8 और 6 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 0 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 8 से भी डिवाइड कर लीजिए इसको 6720 को, 8 अट्ठे 64 और 8 चौके 32, यानी कि सीपी कितना आ गया हमारा, 840 आ गया। एमआरपी कितना है, 882 है। कितना एक्स्ट्रा डाला हुआ है, 42, तो 42 840 का कितने परसेंट है ये हमको बताना है। साफ साफ दिख रहा है कि आधा दे रखा है, यानी कि 5% हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, ज़्यादा अगर समस्या आ रही है तो 5% आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, ये हमको बताना है। तो पहले तो आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बड़ी सीधी लाइन खींची है तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे खींचे ही लगता है। कौन बनाते हैं, ये हमारा कौन हो गया, क्या हो रहा है गुरु, इसकी एक हाइट इसकी हाइट बना देते हैं, ये हाइट हो गई, ठीक है। डायमीटर कितना दिया था इसने, 10 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हाइट कितनी है, 12 है। स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी ट्रिपलेट से, ठीक है। अगर किसी भाई या बहन को ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें पाइथागोरस लगाइए, ठीक है। और ये हमारी स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 13 आ गई, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो टी एस से कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कौन, सर्कुलर कौन क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही तो होता है। बस लगा दीजिए, पाई की वैल्यू हमको पुट करनी नहीं क्योंकि आंसर पाई में दिया हुआ है, ठीक। पाई इंटू आर की वैल्यू 5 है, और अंदर एल कितना है हमारे पास, 13 है, और आर कितना है, 5 है। 13 और 5 18 पंजे 90, 90 पाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स फॉर 6 आवर एट डिफरेंट स्पीड, यानी कि 6 घंटे लगातार चलिएगा, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो अलग अलग है। फॉर फर्स्ट 2 आवर्स एट 60 मीटर पर सेकेंड,
for the next 2 hour 50 meter per second, for the remaining time at x meter per second. If the average speed of the entire journey is 52 meter per second, what is the value of x? तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगने वाला है कि एवरेज स्पीड कितनी होती है हमारी, टोटल क्या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब एवरेज स्पीड इसने हमको कितनी दे रखी है, 52 दे रखी है, टोटल टाइम लगा है 6 घंटे, कोई बात नहीं। अब स्टार्टिंग में तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है स्टार्टिंग के 2 आवर्स। देखिए कुछ को डाउट होगा कि हम इसको आवर्स को चेंज कर लें, ये कर लें, दरअसल क्वेश्चन ही इस तरीके के घुमाने का था। इसमें बहुत से बच्चों ने क्या होगा कि मीटर पर सेकंड आवर्स देख के इनको आपस में कन्वर्ट करने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जबकि ये कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे छोटा सा रीज़न यही है कि टोटल टाइम भी हमको आवर्स में दे रखा है, और जो इसने डिवाइड कर ये सॉरी इसने बीच बीच में दो दे रखा है कि इतने घंटे चले, ये भी हमको आवर्स में दे रखा है, इसलिए हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। क्यों नहीं आ रही वो भी समझाऊंगा अभी। 16 × 2 आवर्स होगी डिस्टेंस, फिर अगले 2 घंटे वो चली है 50 की स्पीड से, और अगले 2 घंटे एक्स की स्पीड से चली है। अब मुझे एक बात बताइए, इन 2 घंटे को आप कन्वर्ट भी करना चाहोगे, इन 2 घंटे को भी आप कन्वर्ट करोगे, इन 2 घंटे को भी आप कन्वर्ट करोगे, तो नीचे जो 6 घंटे रखे हैं इसको भी कन्वर्ट करोगे, आपस में ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाने हैं। तो हमको क्या ज़रूरत पड़ी है सब करने की, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट कीजिए ऐसी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कीजिए ऐसी। 6 के मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 312 हो गए। क्या हो गया, 312 हो गया। तो आगे का आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी कि 220 हो जाएगा, माइनस होगा 220 और बराबर 2x, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 10 90 92 92/2, और ये कितना होता है हमारा 46 होता है, तो हमारा x की वैल्यू 46 आ जाएगी। आपको इसमें कुछ नहीं समझना था, एक छोटा सा फॉर्मूला देखना था एक, तो जो कि सबको आता ही होगा आई होप। उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना था वो ये था कि कन्वर्जन हमको नहीं करना था। ऐसा नहीं था कि हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने लगे घंटे को देख के, या फिर घंटे को देख के हम क्या करें उसको सेकंड्स में चेंज करने लगे, ये हमको नहीं करना था। आगे चलते हैं। 200 का x + 10%, 180 के x% से अच्छा 33.5% अधिक है। 33.5% का मतलब 1/3, यानी कि 3 पे 1 ज़्यादा है, तो 4/3 हो रहा होगा। चलो देखते हैं। 200 का x + 10%, 180 के x% से कितना ज़्यादा है, 33.5% ज़्यादा है, यानी कि अपनी वैल्यू का 1 ज़्यादा है, तो 4/3 हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो ही जाएगी, मल्टीप्लाई में इसलिए हम आसानी से कर भी पा रहे हैं। इस 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 10 बार जाएगा, 2 से ये 9 बार जाएगा, तो 10x + 100 इज टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 से इसको काट लीजिए, 3 3 × 9 और 3 चौके 12, 12x, या x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 50 आ गई। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी ना ख़त्म हुआ, क्वेश्चन तो आगे पूछा है मेन इसने कहा है कि x + 20, यानी कि 50 + 20 70 का 10%, 70 का 10% कितना होगा, 70 का 10% कितना होगा, 7 हो जाएगा। x के 40% से x कितना आया है, 50, 50 का 40% कितना होगा, 5 चौके 20, 20 हो जाएगा। से कितना कम है, 20 से 7 कितने प्रतिशत कम है, कितने परसेंट कम है, तो वही कर लेंगे अपना, 13 कम है। इससे पूछ रहा है, 20 से पूछ रहा है, इंटू 100, 20 पंजे 100 और 13 13 5 65%, क्या है ये, कम है, तो 65 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। A sum of ₹3200 was to be divided between A, B, C and D in the ratio 4:6:7:3, but by mistake it was divided in the ratio 3:5:6:2. As a result, who got 16 2/3% less than her due?
देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी डी में 3200 रुपये डिवाइड किए गए, तो डिवाइड जो इन्होंने दरअसल करना क्या था, 4673 के रेशियो में डिवाइड करना था, और गलती से इनसे 3562 के रेशियो में डिवाइड हो गया है। तो ऐसा करने पे हुआ क्या है, किसी एक के जो वैल्यू है, किसी एक को जो पैसे मिले हैं उसको अपनी वैल्यू से 16 सही 2/3% कम मिले हैं। तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। इसका मतलब ये हुआ उसको अगर पहले 6 मिल रहे थे, अब 5 ही मिल रहे होंगे। ये तो हमने बात कर ली जो इसने परसेंटेज दिया हुआ था। बाकी रेशियो देखिए क्या क्या दे रखे हैं कि 4:6:7:3 और 3:5:6:2। मुझे एक बात बताइए, मनी तो यहाँ भी 3200 रुपये थी, मनी यहाँ भी 3200 रुपये थी, लेकिन इनको हम सबको प्लस करके देखें तो कितना आ रहा है। पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 6 4 10 7 17 और 3, 30 नहीं भैया 20, 20। नीचे वालों को करें 5 3 8 और 6 और 2 8, 8 8 16। एक बात देखिए, यहाँ तो 20 आ रहा है इनका सम, यहाँ 16 आ रहा है, लेकिन मनी तो भैया 3200 है दोनों जगह। 3200 ले लो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों जगह वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। इसको 4 से और डिवाइड कर लो भी, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके क्या हो जाएंगे, वैल्यू इक्वेट हो जाएंगी, 20 ऊपर 20 नीचे। ठीक है। अब ये 4 का हम मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है हमारा कि ये जो 4 है हमारा, ये सब के साथ 1/1 मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 चौके 16, रेशो 4 छंग 24, रेशो 4 सत्ते 28, रेशो 4 तिया 12। ये कौन सा आया है, ये वाला आया है। नीचे वाले की बात करें तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 तिया 15, रेशो 5 पंजे 25, रेशो 5 छंग 30, रेशो 5 दूनी 10। अब देखिए, बांटना इस रेशो में था, बट गया इस रेशो में, तो इसने कहा है कि किसके पास पहले 6 रुपये मिल रहे थे, अब 5 रुपये मिल रहे हैं, किसके साथ ऐसा हुआ है, किसको कम मिल रहा है। इसको तो भाई नहीं मिल रहा है 1/6 कम, ये नहीं है, ये नहीं है। इसको ज़्यादा मिल रहा है, हो नहीं सकता। इसको भी ज़्यादा मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और भैया 12:10, यानी कि डी जो था इसका नसीब ख़राब था। इसको पहले 12 रुपये मिल रहे थे, लेकिन जब गलती से दिए गए तो 10 रुपये मिले। तो दरअसल इनका रेशियो कितना है, 6:5 का है, और यही इसने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये टूम नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, सब जगह स्क्वायर है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी आपको पता होगा कि एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं, एल बी, बी एच और एल एच। एल बी एच क्या होती हैं, किसी भी क्यूबॉइड की 3 क्या होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती हैं। एल बी की वैल्यू इसने 18 दे रखी है, पी एच की वैल्यू इसने 20 दे रखी है, और एच एल की वैल्यू इसने 40 दे रखी है। ये हमसे वॉल्यूम वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम होता क्या है, एल बी एच होता है। अगर मुझे एक बात बताइए, मैं इन ऊपर वालों की इस साइड की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड की भी करनी पड़ेगी। अगर हम इस साइड की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल बराबर 18 इंटू 20 इंटू 40। ठीक। या फिर देखिए, एक एल मिलकर एल स्क्वायर बनाएगा। इसी तरीके से बी भी 2 है, एच भी 2 है, तो एल बी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एल बी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 18 इंटू 20 इंटू 40। या फिर एल बी एच को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √18 इंटू 20 इंटू 40। देखिए, इतना समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ा है आपको, और ये क्वेश्चन नया नहीं है, कई बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इतना तो लिखने की आपको एग्जाम में कभी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैंने इतना कुछ ये लिखा है। बहरहाल हमको पता होता है कि जब भी एडजेसेंट साइड देता है और वॉल्यूम पूछता है, तो हमको जो वैल्यू दे रखी है उनका सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके क्या करना होता है, अंडर रूट निकालना होता है। जैसे कि अंडर रूट में 18 आ गई, 20 आ गई और 40 आ गई, पर किस में है, मल्टीप्लाई में। तो 18 दूनी 36, यानी कि 360। 360 का अगर जीरो हम एक 40 के साथ चिपका दें, बात बन गई। 36 का 6 बाहर आ जाएगा, और 40 का 20 बाहर आ जाएगा, यानी कि 120 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था।
अब इसको देखिए कौन क्या कह रहा है क्वेश्चन। देर आर 96 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आउट ऑफ विच द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 40% मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। वाह, एक क्लास में 96 स्टूडेंट्स हैं जिसमें बॉयज़ जो हैं, सॉरी गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 40% ज़्यादा हैं। 40% का मतलब अगर बॉयज़ को हम 5 मान लें, 5 चौके 20, यानी कि 2 ज़्यादा, ये कितनी हो जाएंगी गर्ल्स, 5:7 का रेशियो हो जाएगा क्लास के अंदर बॉयज़ टू गर्ल्स का। ये क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अब नीचे इनके स्कोर की बात कर रहा है कुछ ही, देखिए कि लड़कों के गणित में अंक, औसत अंक, एवरेज जो अंक हैं लड़कों के, वो लड़कियों से 40% अधिक हैं। इसका मतलब अगर स्कोर की बात करें, लड़कियों का 5 है तो लड़कों का 7 है। कैसा एवरेज, एवरेज स्कोर है ये, मैथ का एवरेज स्कोर है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 63 हैं। सभी के अगर हम देखें तो 63 क्या है, इनके एवरेज मार्क्स हैं। तो गणित में लड़कियों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, यानी कि 5 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक। 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज़ देखिए, अभी स्टूडेंट 5, बॉयज़ मतलब 5 है, 7 इनका एवरेज है, तो कुल मिला के 7 पंजे 35, यानी कि कुल मिला के 35 इनके क्या हो गए, टोटल मार्क्स हो गए इसके, बॉयज़ के। इसी तरीके से लड़कियां 7 हैं, एक लड़के को 5 मार्क्स लेके आ रही है, तो टोटल 35 मार्क्स हो गए गर्ल्स के, ठीक। तो दोनों के मिला के कुल मिला के 70 इनके टोटल मार्क्स हो गए मैथ के। लेकिन इसने क्या कहा है वहाँ पे, 70 नहीं, इसने एक्चुअल वैल्यू दी है 63, और वो भी कैसी है, एवरेज है, ठीक। वो भी कैसी दी है, एवरेज है। तो एवरेज में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स का। 5 लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं, कुल मिला के 12 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल हमारा ये रखा हुआ है, देखो हमारे अकॉर्डिंग, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है। तो 70 की वैल्यू कितनी हो गई, 63 इंटू 12। हमसे पूछ क्या रहा है, ये 5 की वैल्यू पूछ रहा है इसकी, निकाल दो। 63 इंटू 12 इंटू 5/70, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 ढाई 70, 7 नम 63, 5 2 10, और 2 से 6 टाइम्स चला जाएगा 12, और 9 छक्के कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो 54 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना था, 54 था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आने के बार बार चांसेस हैं, तो इसको ठीक से देख के जाना। इट में भी किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को ये मिल जाए, एज इट इज़ मिल जाए, इसकी वैल्यू चेंज होकर आपको मिल सकती है, ठीक। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा, यदि वह इसको 162 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 24% का लाभ होता। अरे वाह, 360 में अगर उस वस्तु को बेचे तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ये देखिए, उसका मान लीजिए कोई वस्तु को खरीद के लाया, 12% की हानि पे बेच दिया इसने, यहाँ पे इसने बेच दिया, यहाँ इसको कितना हुआ है, 12% का लॉस हो गया। अगर इसको 162 रुपये एक्स्ट्रा बेच दे, यहाँ जो इसकी वैल्यू थी ये वाली, इससे कितना 162 रुपये एक्स्ट्रा बेच दे, तो उसको 24% का प्रॉफिट हो जाता है। कुल मिला के 12% ये कवर कर लिए, 24% अगले वाले कवर कर लिए, यानी कि 36% इसने क्या है, कवर कर लिए इन 162 के अंदर। 12% की भरपाई स्टार्टिंग के लिए जहाँ पे घाटे में आ रहा था, जब कब, जब इसने 162 रुपये अधिक में बेचा है, 12% की भरपाई ये हो गई, और 24% और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 36% मिल गया कितने में, 162 एक्स्ट्रा बेचने में, 162 रुपये एक्स्ट्रा में बेचने में। तो मुझे एक बात बताइए, 36, एक मिनट, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 162 की वैल्यू 36% है, हम 100% मान के चल रहे हैं इसको, सीपी को। 162 की वैल्यू 36% है, तो 360 में जब वो बेचेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 36 इंटू 360/162। इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 2 जा 12 और 6 7 42, 60 टाइम्स आएगा, 9 से काट लीजिए, 9 3 जा, और 9 चौके 36, 3 से 60 को काटोगे 20, और 20 चौके 80, यानी कि 80%, क्योंकि इधर भी हमारा परसेंट रखा होता है, यहाँ पे भी परसेंटेज आ जाएगा। 162 की वैल्यू 36% थी, 360 की वैल्यू हमारे पास 80% आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 80% हो गई। कितने परसेंट का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया, और यही इस क्वेश्चन के अंदर इसने
पूछा था। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। एक बार हानि करके ली, फिर कुछ ने कुछ पैसे उस पर बढ़ाए तो उसको लाभ हुआ, यानी कि 24 और 12 36% की वैल्यू, सॉरी 162 की वैल्यू 36%, यूनिट मेथड लगाया है। 360 में बेचने पर उसको कितनी हानि होगी, तो 360 में बेचने पर उसको 80% वैल्यू ही मिल पाएगी। 100% लगा रहा है, 80% मिल रही है, 20% का लॉस हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन मीडियम मोड वाला 10 MTS में देखा गया है, MTS में देखा गया है, तो इसको तो आप तैयार करके जाना ही जाना, क्योंकि हो सकता है ये तो आएगा ही आएगा जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, और इतने आसान क्वेश्चन होते हैं ये मीडियम मोड के, ये पूछो मत, बहुत आसान होते हैं, कुछ भी नहीं होता इनके अंदर। इसमें देखिए हम करते क्या है, पहले इनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ऑर्डर जैसे कि पहले वन वन कितने आ रहे हैं, पहले तो टोटल गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 17 है। ठीक है, अब इनको अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए एक को काट देते हैं, इस वाले एक को भी काट देते हैं। दो एक दे रखे हैं इसने, तो हमने 2 बार एक को लिख दिया, एक एक। उसके बाद दो कितने दे रखे हैं, एक दो दे रखा है। उसके बाद तीन कितने दे रखे हैं, एक दो, दो हमको तीन दे रखे हैं। चार की बात करें, एक चार ये रहा, चार आ गया, बस एक ही है शायद चार, तो हाँ पाँच कितने दे रखे हैं, दो पाँच दे रखे हैं। ठीक है, छः को देखते हैं, एक दो तीन, चार, तो छः हमको इसने 4 टाइम दे रखा है, लिख देते हैं वैसे ही। अरेंज करना है बस इसको, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सात को देखते हैं, सात एक बार दिया हुआ है, लिख देते हैं। आठ कितनी बार दिया हुआ है, आठ एक बार दिया हुआ है, और बचे हुए 2 बार हमको नौ नौ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, तो बोलते हैं ऑर्डर। अब यहाँ से मोड की बात करें तो देखिए, मोड तो सिर्फ जिस नंबर का रिपीटेशन ज़्यादा टाइम से हो रहा है, रिपीटेशन मोस्ट ऑफनली हो रहा है जिस नंबर का भी, उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो मुझे यहाँ देखिए, एक 2 बार आया है, दो एक बार आया है, तीन 2 बार आया है, चार एक बार आया है, और छः को जब आप देखोगे तो छः 4 बार आया हुआ है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, छः आया हुआ है, तो इसका मोड हो जाएगा 6। मीडियन की बात करें, मीडियन के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर 17 है यानी कि ओड है, तो ओड के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n+1/2 टर्म, इतना टर्म। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, 17, 17 और एक 18/2, यानी कि 9th टर्म जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ हो गया कुछ। हाँ ये तो 9th ही आएगा, 17 ही है टोटल, 17 एक 18, हाँ ठीक है। 2 3 2 5 6 7 8 और एक 9, कितने हो रहे हैं टोटल हमारे, 10 11 12 13 14 15 16। एक नंबर हमारा छूट रहा है कुछ, कोई सा एक नंबर हमारा छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, एक एक, दो आ गया, दो एक बार था ना बस, तीन 2 बार था, हमने लिख दिया। अच्छा, चार को हमने एक बार लिखा है, चार एक ही बार है, तीन और तीन 6 और तीन 9 और तीन 12 और पाँच 17, टोटल 17 हो रहे हैं यहाँ पे। तीन तीन 6, तीन 9, तीन 12, चार 16, यहाँ पे 16 ही हो रहे हैं। क्या छुटा हुआ है, एक कुछ एक हमारा छुटा हुआ है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक जो है 3 बार आया हुआ है, एक 3 बार आया हुआ है, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, गिनने में मुझे स्टार्टिंग में धोखा लग गया। एक 3 बार आया हुआ है, तो हमको कौन सा टर्म्स देखना है, 9th टर्म देखना है। तीन और तीन 4 5 6 7 8 9, मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मोड हमारा 6 आ गया, मीडियम हमारी 5 आ गई। दोनों का इसने सम पूछा है, 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है। कोई भी बता देगा इसमें तो कुछ। ठीक है, 11 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए, मीडियम में ओड के लिए तो फॉर्मूला हमने देख लिया, अगर इवन आ जाए तो क्या फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ n की वैल्यू 17 थी, ओड थी, यहीं पे 16 हो जाती, तो फिर कौन सा टर्म देखते हम। उसके लिए फॉर्मूला आप देखिए, लिख लीजिए। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 प्लस
एन अपॉन सेकेंड प्लस 1/2। ये जो टर्म आएगा, एक मिनट, ये जो टर्म आएगा, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, उसका मीडियन कह देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर 16 नंबर होते तो हम यहाँ पे n की जगह पे 16 पुट कर देते, 16/2 8, ठीक है, 8 + 9/2, या फिर 9 8 17, 17/2 कितना हो जाता, 17/2 तो 8.5 बनेगा। बीच का कैसे लेंगे फिर, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, ये 8 और एक 9, हाँ ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे को हम देखते हैं कि हमारा आगे क्या है। हाँ वैल्यू पुट कर लीजिए वैसे इसमें, एन अपॉन सेकेंड, तो अगर यहाँ पे 16 हो तो 16/2 8, और 8 + 1 9, 17 हो जाएगा। 8 और 9 17, 17/2 कितना हो जाएगा, 8.5। तो 8.5 का मतलब हमको क्या है कि 8 पे और 9 पे का हमको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा इवन नंबर का मीडियन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 7:5 था। इसमें तो ये क्वेश्चन एक आना ही आना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट लगानी है। ए और बी लिख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 5 4 साल पहले का है आज से, और आज से 6 साल बाद का 19 और 15 है, वो भी लिख लीजिए। तो गैप कितना आ गया इनके बीच का, 4 साल पहले और 6 साल बाद, यानी कि 10-10 का गैप आ गया दोनों साइड, 10-10 का गैप आ गया। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 15 7 105, 19 5 95, 105 - 95 कितना आ गया डिफरेंस, 10 का आ गया। डिफरेंस कितना आ गया, 10 का आ गया। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वाले दो के मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 दाई 190, 15 दाई 150, डिफरेंस 40, 10 की वैल्यू 40 हो गई, या एक की वैल्यू 4 हो गई। इसने कहा है कि वर्तमान बताओ। ये जो 7:5 है, ये हमारा 4 साल पहले का है, तो 4 साल पहले का ही निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू 7, सॉरी एक की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 28, ठीक, और 5 की वैल्यू 20। ये 4 साल पहले की है, 4 साल बाद की बात कर रहा है। प्रेजेंट में आने के लिए हमको 4 साल ऐड करने पड़ेंगे, 28 और 4 32 इसकी हो जाएगी, और इसके में भी 4 ऐड कर देंगे तो 24 इसकी हो जाएगी। 8 चौके 32 और 8 तिया 24, तो 4:3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। आसान क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आने ही आना है इसको। देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि ए तार है, a wire encloses an area of 616 centimeter square when it is bent in the form of a circle। एक तार है, उस तार का जब हमने सर्कल बनाया, ठीक, तार का देखिए हमने सर्कल बना दिया, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया है, मतलब तार से जो बना हुआ एरिया है ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 दी हुई है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कर लेना इसको, 14 आती है। इतना आपको याद होना चाहिए कि 616 पे कितनी बनती है, तो 154 पे कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। बाकी देख लीजिए, आर स्क्वायर बराबर हम करेंगे 616 अपॉन 22/7 करेंगे तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा, या फिर आप इसको 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 2 से इसको काटोगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू 28 को 7 × 4 में ब्रेक कर लोगे, 7 × 7 × 4 बनेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू या आर की वैल्यू 14 आ जाएगी जब आप इसका अंडर रूट लोगे, ठीक है। तो हमको तो तार की लंबाई चाहिए। तार की लंबाई क्या है, तार कहाँ पे लिपटा है, परिधि पे तो लिपटा हुआ है, किसी भी सर्किल के बाहर लिपटा हुआ है, यानी कि उसकी परिधि बनी हुई है तार की। तो 2πr हमको चाहिए। 2πr कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 14, 7 2 ज़ा 14, 2 दूनी 4, तो 22 चौके 88 आ गई। इसका मतलब हमको पता चल गया है कि तार की लंबाई कितनी है,
88 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस तार को मोड़ के हमने क्या बनाया है आगे देखिए, इसने कहा कि यदि तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, सर्कल बनाया पहले, अब इसको स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर की फॉर्म में बना लीजिए। तो कह रहे हैं इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया बताना है हमको। तो मुझे बताइए, जो तार लिपटा है ये इसकी परिधि है, यानी कि टोटल परिधि की लंबाई कितनी है, जो टोटल तार की लंबाई है। स्क्वायर की परिधि, स्क्वायर की हमारी क्या होती है, पेरीमीटर कितनी होता है, 4a मान लीजिए, ए इसकी साइड मान लीजिए, 88 हो गई, यानी कि साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा स्क्वायर का ए स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास समझाने को नहीं है, फिर से बता दूं, हमको बस ये ध्यान रखना है कि तार की लंबाई चाहिए पहले। तो तार की लंबाई कहाँ से आएगी, जो हमारा सर्कल है उसकी जो सरकमफेरेंस है वही तार की लंबाई है, उसकी जो परिधि है। ठीक है, तो हमने परिधि निकालने के लिए हमको आर चाहिए था, आर के लिए हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, तो परिधि हमारी तार कितनी 88 सेंटीमीटर आ गई। उस 88 सेंटीमीटर की तार से हमने स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर का जो हमारा पेरीमीटर है, तार वही तो, तार वही तो है, तार की जो लंबाई है उसके पेरीमीटर के बराबर होगी। पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड, साइड कितनी आ गई 22, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा 484 आंसर हो जाएगा। What is the ratio of the mean proportional between 4.5 and 0.5 and the third proportional of the 4.5 and 9.0? देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा, अगर हम 3 नंबर लें, समझ लीजिए, अगर हम 3 नंबर लें, ए बी और सी, ठीक है, मीन की बात करें तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, ए की फॉर्मूला काम करता है, इससे आप जो चाहो वो निकाल लो। मीन कौन सा हो गया, ये हो गया बी, थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा हो गया, सी हो गया, और ये हमारा स्टार्टिंग का हो गया। ठीक है, तो इसने पहले में क्या कहा है कि मीन प्रोपोर्शनल बताओ, तो मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा हमारा, √AC या फिर 4.5 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको आप जब करोगे सॉल्व तो कितना आएगा ये, सॉरी 1 मिनट गलत लिख दिया, इसका 0.5 है स्टार्टिंग में, है 0.5, 45 पंजे कितने होते हैं, 225 होते हैं, तो 2.25, और इसका भी ये डेसिमल हटाओगे, पॉइंट में 100 लगा दोगे। 225 किसका होता है, 225 होता है 15/10 आ जाएगा, यानी कि 1.5 हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ गया किसका, 4.5 और 0.5 का। अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है हमको किसका, 4.5 और 9.0 का, यानी कि सी की वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से हम देखेंगे, B² हो जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 9 है, तो 9 इंटू 9/4.5। ठीक, 45 दूनी 90 होते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब इसने हमसे इनका रेशियो पूछा है, मेन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का। मेन प्रोपोर्शनल कितना है हमारा, 1.5, थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आया है, 18 आया है। इस दशमलव को हटाओ, यहाँ चिपका दो 0, 15 कम 15 और 15 12 180 होते हैं, 1:12 का क्या आ गया हमारा रेशियो आ गया, किस किस का, मेन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसको अच्छे से करके जाइए। इसमें ऑफ वाले को हम सबसे पहले, बोर्ड मास आपको अच्छे से आता है तो आप इसको कर लोगे, कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दरअसल इसमें देखिए कैसे दे रखा है, 5 + 2/3, 2/3 का मतलब ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो 2 × 6 कर देंगे, फिर डिवाइड का निशान, इस वाले को सॉल्व करेंगे 3/2, यानी कि 6 इंटू ऊपर का तो हमारा ये बन गया, आप नीचे वाले देखो
9 प्लस 72/3 -2 × 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 और -3 बराबर दे रखा है इसने A/B। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए इस वाले को, ऊपर वाले को हम देखें तो 5 प्लस कितना बनेगा 6/6 × 3 बनेगा। इसी तरीके से नीचे वाले को सॉल्व करें तो 24 × 72 होते हैं, 24 और 9 33 -2 -3 हो जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 और 3 8 अपॉन 33 में से 5 जाएंगे तो 28 बचेगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 4 2 जा और 4 7 जा 28 बराबर A/B। इसने हमसे पूछा क्या है कि B - A की वैल्यू बताओ। B - A कितना हो जाएगा हमारा 7 - 2 जो कि आ जाएगा 5। देखिए A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 5 है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। और ये देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही, आगे देखिए दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 2 टाइम एंड वर्क के आए थे। ठीक, मैं क्या कह रहे हैं 21/4 पहले हम ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे, वहीं पे कर लेते हैं है ना, बाद में इसको आराम से उठा के नीचे रख लेंगे। तो 3/7 ऑफ 1/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/14 किसका 21/4 डिवाइड लगा देंगे तो 21/4 इंटू पलट दो इसको 14/3 हो जाएगा, 3 7 जा। ठीक है, या फिर ऐसे ही रख रहे हैं दो भी, नहीं ज़्यादा नहीं करते हम। हमारे पास पहले वाले ब्रैकेट से क्या क्या आ गया 7/4 इंटू 14 आ गया। फिर ये वाला जो मल्टीप्लाई है इसको लगाते हैं, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं 21/4 इंटू 3/7 सॉरी डिवाइड का निशान दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू को उल्टा कर दो। एक 7 या 21 तो 3 या 9 दूनी 18/4 आ गया है यहाँ से। और अच्छा डिवाइड का निशान दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी उसको हम उलट के लिख देंगे, उसका रेसिप्रोकेट करके उसको लिख देंगे तो हमारी वो वैल्यू डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले ब्रैकेट को 21/4 इंटू 7/3 कर देंगे, डिवाइड दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 हो जाएगा। 3 7 जा 21 तो 49 49/4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ से हमारा 49/8 आया है लेकिन इस डिवाइड के निशान की वजह से नीचे आके उल्टा हो जाएगा, वो 8/49 हो जाएगा। तो 49 जो है 14 7 98 बनेगा तो 2 बार डिवाइड कर देगा, इस 2 से ये 4 2 बार जाएगा, 2 चौके 8 से 8 पूरा पूरा जाएगा, केवल और केवल 18 बच जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक, तो देखिए इतने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के आया हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन आई थिंक पाई चार्ट वाले मैंने छोड़े हैं, तो उनकी स्लाइड तैयार हो नहीं पाई थी और बाकी इतने हार्ड भी नहीं थे, वो उसको आप देख सकते हो। अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे आके डायरेक्टली सेंड कर दीजिए, वहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। एमटीएस के आज हमने 22 क्वेश्चंस थे ये डिस्कस किए, टफेस्ट सिर्फ थी एमटीएस की जिसको हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि चैप्टर वाइज सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है, साथ के साथ मेंस के लिए हम काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।